डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। गुणसूत्र स्वतः जनन करने में सक्षम यानी सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग धागे सदृश्य रचनाएं हैं जो केंद्रक में स्थित होते हैं। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड और सोमा यानी बॉडी। क्योंकि गुणसूत्रों को आसानी से अभिरंजित किया जा सकता है और ये हेरेडिटरी व्हीकल्स है। जब एक जीवित कोशिका को देखा जाता है तो केंद्रिका के अलावा केंद्रक अक्सर रिक्त दिखाई देता है, लेकिन फिक्स्ड और स्टैंड अवस्था में यानी कि स्थिर और अभिरंजित अवस्था में केंद्रक में कुंडलित धागों का एक सिस्टम दिखाई देता है जिनको गुणसूत्र कहा गया है। किसी प्राणी और जाति के समस्त जंतुओं की शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्र समूह या कैरियोटाइप निश्चित होता है। एक प्राणी की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की मूल संख्या को सोमेटिक नंबर्स कहते हैं या सोमेटिक संख्या कहते हैं। कुछ कोशिकाओं और उत्तकों में गुणसूत्रों की इस संख्या के मल्टीपल्स हो सकते हैं, इनको पॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। जैसे सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, तो यहाँ पर 4n, 8n, 16n, 64n, तो इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या जो है उसके मल्टीपल्स या बहुगुणक हो सकते हैं। सामान्यतः कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को n और 2n के द्वारा, और उसमें भी n कीटों में, कुछ कीटों में जो मेल्स होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है हैप्लॉइड होती है। इसी प्रकार से जो गैमेट्स होते हैं उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड होती है। जहाँ पर डिप्लॉइड संख्या होती है वहाँ एक जोड़ी के गुणसूत्रों को समजात कहा जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं क्योंकि आनुवंशिक रूप से उनमें समान क्रम में आनुवंशिक बिंदुओं की श्रृंखला होती है, इसलिए उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। डिप्लॉइड एनिमल्स के किसी एक लिंग में गुणसूत्रों की अन्य जोड़ियों से गुणसूत्रों की एक जोड़ी रूप और आकार में भिन्न होती है, इसलिए उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो बाकी क्रोमोसोम्स की जो होमोलोगस पेयर्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, उनसे भिन्न प्रकार के होते हैं। इसका अगर हिस्ट्री देखें तो हॉफमिस्टर ने सबसे पहले क्रोमोसोम्स को ट्रेडेंस स्कैंसिया के पोलन मदर सेल में देखा था और वाल्डेयर ने इन रचनाओं को क्रोमोसोम्स कहा था। मेंडल ने पाइसम सेटाइवम पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उनका परिणाम जो था वो प्रैक्टिकल और स्टेटिस्टिकल सर्वे पर आधारित था और उन्होंने गुणसूत्रों उन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने वाले जीन को फैक्टर नाम दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी और सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः प्रतिपादन किया गया था। सट्टन और बवेरी ने सट्टन बवेरी हाइपोथेसिस दिया था और इसी हाइपोथेसिस को बाद में क्रोमोसोम हाइपोथेसिस नाम दिया गया था। इसी प्रकार से टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी में 4 जोड़े छड़नुमा गुणसूत्रों का अध्ययन किया और उसके अनुसार इस मक्खी में वंशागत लक्षण 4 समूह में होते हैं। तो इसी प्रकार से मेंडल के कारकों में और गुणसूत्रों की प्रकृति में बहुत समानता पाई गई, जिससे कि क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस को और अधिक बल मिला। सट्टन ने मेंडल द्वारा अनुमानित आनुवंशिक कारकों की प्रकृति और गुणसूत्रों में दिखाई देने वाली प्रवृत्ति में समानता को पहचाना और निष्कर्ष निकाला कि
अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनने वाले जो स्पर्मेटोजोआ और ओवम में गुणसूत्रों की संख्या कोशिका के गुणसूत्रों से आधी रह जाती है और विभक्त होने वाले गुणसूत्र युग्म में एक गुणसूत्र पैटर्नल होता है और दूसरा मैटरनल होता है। यह मेंडल की अपेक्षा के अनुकूल है, जिसमें कहा गया है कि जेनेटिक फैक्टर्स के युग्म में से केवल एक ही जनन कोशिका में होना चाहिए। एक शुक्राणु और अंडे में निषेचन होने से वापस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर वापस स्थापित हो जाती है और यह मेंडल की उस अपेक्षा के अनुकूल है जिसमें यह कहा गया है कि दोनों जनक समान रूप में संतति को आनुवंशिक कारक प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण और दूसरे समजात गुणसूत्र युग्म पर निर्भर नहीं होकर के एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, जो कि मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार होता है। नेक्स्ट है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रत्येक जाति में बॉडी सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर होती है, इसी प्रकार से लक्षण समूह की संख्या भी स्थिर होती है। जाति विशेष की कोशिकाओं में गुणसूत्र आकार, आकृति और स्वरूप में समान होते हैं और एक जाति के जीवों की सभी बॉडी सेल्स में फिक्स्ड नंबर्स तथा सेम स्ट्रक्चर वाले क्रोमोजोम उस जाति के आनुवंशिक लक्षणों की स्थिरता दर्शाते हैं, जिनको सगुण सूत्रों की घटत, बढ़त या परिवर्तन के साथ साथ संतति के आनुवंशिक लक्षणों में भी परिवर्तन पाया गया है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी जाति के समस्त सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है, उनकी संरचना एक समान होती है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में किसी भी प्रकार का डिलीशन या डुप्लीकेशन या किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो संतति के आनुवंशिक गुणों में, आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन उत्पन्न होता है। आनुवंशिकता निर्धारण कण या जीन इन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में विन्यासित रहते हैं, अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर। यह 1 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि गुणसूत्रों पर जीनों का विन्यास किस प्रकार से होता है। रेखीय क्रम में विन्यासित रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सजीवों का प्रत्येक लक्षण एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। कभी कभी एक से अधिक जीन सामूहिक रूप से किसी लक्षण विशेष को दर्शाते हैं। ये जीन गुणसूत्रों में पाए जाने वाले डीएनए अणु के भाग होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में जब गुणसूत्र विभाजित होते हैं तो ये जीन भी विभाजित होते हैं या रेप्लिकेट होते हैं। इस तरह एक गुणसूत्र के विभाजन के फलस्वरूप बनने वाले दोनों गुणसूत्रों में अभिन्न अनुरूप जीन पाए जाते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्योंकि जीन्स का जो स्थान है वो एक समान होता है और ये जीन जो है एक दूसरे के अनुरूप होते हैं। टेलर ने ऑटो रेडियोग्राफी प्रयोग द्वारा गुणसूत्र विभाजन तथा उन पर स्थित जीन के विभाजनों के संबंधों का सफल चित्रण किया है। लैंगिक जनन से उत्पन्न सभी सजीवों की बॉडी सेल्स में गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं, यानी वे डिप्लॉइड होते हैं, जिनमें से एक सेट मेल से और दूसरा फीमेल जनक से आता है। ये मैटरनल और पैटर्नल गुणसूत्र युग्मित होते हैं, यानी कि जोड़ों के रूप में होते हैं, अर्थात प्रत्येक मात्रक गुणसूत्र के अनुरूप एक पैतृक गुणसूत्र होता है जो आकार, आकृति तथा जीन प्रकृति में एक दूसरे के समरूप होते हैं। ऐसे युग्मित गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। सभी बॉडी सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड या 2n होती है, जिनमें एप्लॉइड या n युग्मकों में पाए जाने वाले सभी समजात गुणसूत्रों में जोड़े होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जोड़ी में अगुणित गुणसूत्र बन जाते हैं तथा वापिस निषेचित अंड में गुणसूत्रों की संख्या पुनः द्विगुणित हो जाती है। एक केंद्रक में गुणसूत्रों के निर्माण में निम्न प्रमुख सिद्धांत या वाद प्रचलित है। सबसे पहला है क्रोमोनिमा थ्योरी। तो केंद्रक में गुणसूत्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई है। तो क्रोमोनिमा थ्योरी में यह बताया गया है कि क्रोमोनिमा नामक सूक्ष्म तंतु
गुणसूत्र के आधारभूत तत्व हैं, उनका बेसिक एलिमेंट है, जो गुणसूत्रों के मैट्रिक्स से संबंधित है। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि अंत्यावस्था में यानी टीलोफेज में प्रत्येक गुणसूत्र एक अंतर्जात कुंडलन पैदा करता है, जो अंतरावस्था में उपस्थित रहता है और माइटोसिस की अगली पूर्वावस्था में गुणसूत्र के रूप में प्रकट होता है। तो इंटरफेज अवस्था में अगर इसको देखें गुणसूत्रों को, तो यह धागों के एक जाल से गूंथा हुआ दिखाई देता है। लेकिन प्रोफेज स्टेज में गुणसूत्र वापस स्पष्ट रूप से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सेकंड है एल्वियोलरेशन थ्योरी या कुपिकावाद। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर कोशिकाओं में माइटोसिस के समय प्रत्येक गुणसूत्र एक जाल की तरह प्रकट होता है, जो टूटकर गुणसूत्र बनाता है। क्रोमोमियर थ्योरी वॉन वेंडेन के इस वाद के अनुसार क्रोमोमियर गुणसूत्रों के घटकों में से एक है। केंद्रकीय जाल में कई गुच्छे मौजूद होते हैं और गुच्छों के मध्य जाल के टूटने से गुणसूत्र का निर्माण होता है। इंटरफेज में केंद्रक के कुछ गुणसूत्रों के हिस्से अत्यधिक संघनित क्षेत्र व्यक्त करते हैं, जिनको हेट्रोक्रोमेटिक खंड या पूर्व गुणसूत्र यानी प्री क्रोमोजोम कहते हैं, या इसको क्रोमोसेंटर्स भी कहते हैं। ये गुणसूत्र के मजबूती से कुंडलित भागों को व्यक्त करते हैं। फिर है नंबर, तो क्रोमोजोम नंबर्स। कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न जातियों में अलग अलग होती है और एक ही जाति के सदस्यों में इनकी संख्या समान होती है। एस्केरिस मेगेलोसिफेला यूनिवेलेंस में गुणसूत्रों की संख्या केवल 2 होती है, जो कि प्राणी जगत में न्यूनतम संख्या है। इसी प्रकार से रेडियोलैरियंस में सर्वाधिक यानी कि 1700 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि ह्यूमन में इनकी संख्या 46 या 46 होती है। नेक्स्ट है साइज एंड शेप। गुणसूत्रों का आकार सामान्यतः 0.1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन के मध्य होता है। इनका डायामीटर 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन तक हो सकता है और पादपों की अपेक्षा जंतुओं के गुणसूत्र आकार में छोटे होते हैं। मानव गुणसूत्र 4 to 6 माइक्रोन लंबे होते हैं, लेकिन जायंट क्रोमोजोम्स जैसे एम्फीबियन oocyte के लैम्प्रस क्रोमोजोम्स है, इनकी लेंथ जो है 800 माइक्रोन तक होती है। तो इनकी लंबाई जो है सामान्य जो मनुष्य के गुणसूत्र हैं जो कि 4 से 6 माइक्रोन तक लंबे होते हैं, लेकिन जायंट क्रोमोजोम्स जिसमें लैम्प्रस क्रोमोजोम की लंबाई 800 माइक्रोन तक हो जाती है। इनकी शेप, तो गुणसूत्रों का जब अध्ययन करना होता है, उनको देखना होता है, तो मेटाफेज अवस्था में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मेटाफेज अवस्था में वे मेटाफेज प्लेट पर स्थित होते हैं। इस कारण से वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन जब उनकी शेप को देखना है, उनकी आकृति को देखना है, तो इसका एनाफेज स्टेज में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र जो हैं विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं और उस वक्त यह या तो रोड लाइक दिखाई देते हैं या जेस या वी आकृति के दिखाई देते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स, तो सबसे पहले है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार की शेप पाई जाती है गुणसूत्रों में। तो 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला जो इसमें आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यह टीलोसेंट्रिक है, जिसमें कि सेंट्रोमियर जो है गुणसूत्र के एक तरफ स्थित है। इस कारण से इसमें केवल एक ही लंबी आर्म पाई जाती है, एक ही भुजा पाई जाती है। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। इसमें गुणसूत्र में एक बिल्कुल छोटी आर्म होती है, एक छोटी भुजा होती है बिल्कुल, और दूसरी भुजा लंबी होती है। तो इस प्रकार की कंडीशन को एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। फिर है सब मेटासेंट्रिक। तो इसमें एक आर्म शॉर्ट होती है, एक लंबी आर्म होती है और गुणसूत्र जो हैं वो एल शेप्ड दिखाई देते हैं। और मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है वो गुणसूत्र के बीचों बीच में पाया जाता है, इसलिए गुणसूत्र का आकार जो है वी के समान दिखाई देता है। तो इस प्रकार से सेंट्रोमियर
की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। अब सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर पहला है एसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है। मोनोसेंट्रिक, गुणसूत्र में केवल एक सेंट्रोमियर होता है। डाइसेंट्रिक, 2 सेंट्रोमियर्स होते हैं। और पॉलीसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर्स जो है 2 से अधिक होते हैं। और डिफ्यूज्ड, यहाँ पर सेंट्रोमियर्स जो हैं वो अस्पष्ट होते हैं और गुणसूत्र की पूर्ण लंबाई में विस्तृत अवस्था में दिखाई देते हैं। और इस प्रकार के गुणसूत्र इंसेक्ट्स या कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोमेटिक एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। प्राणी की कायिक कोशिकाओं में सोमेटिक सेल्स में पाए जाने वाले गुणसूत्र सोमेटिक क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं। वायरल क्रोमोसोम्स, तो वायरस और बैक्टीरिया फेज में पाए जाने वाले डीएनए अथवा आरएनए का एक अणु ही क्रोमोसोम कहलाता है। यह सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में एक सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है जो डीएनए के वर्ताकार और डबल स्ट्रैंडेड अणु द्वारा निर्मित होता है। इसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम या न्यूक्लियाइड कहते हैं। यह स्वतंत्रतापूर्वक कोशिका द्रव्य में विस्तृत होता है और यहाँ डीएनए के चारों ओर कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में 2 सिकुड़नें पाई जाती हैं। 2 जगह कॉन्स्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो गुणसूत्रों की गति से संबंधित होता है, क्योंकि वहाँ पर एस्टर रेज आकर के जुड़ती है, तरकु तंतु आकर के जुड़ते हैं वहाँ पर। और एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों को, आधे गुणसूत्रों को एक ध्रुव की तरफ और आधे गुणसूत्रों को दूसरे ध्रुव की तरफ ले जाने का कार्य प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकीर्णन के द्वारा किया जाता है, और जहाँ पर सेंट्रोमियर स्थित होता है। तो सेंट्रोमियर वाले भाग में तरकु जो है रेस से आकर के जुड़ते हैं और वे गुणसूत्रों को दोनों ध्रुवों की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है, द्वितीयक संकीर्णन जो होता है, वो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है, यानी केंद्रिकाओं के निर्माण से संबंधित होता है। तो एक गुणसूत्र में जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो है पेलिकल। यह गुणसूत्र की सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है और पतली एक्रोमेटिक और नॉन जेनेटिक पदार्थ की बनी हुई होती है। मैट्रिक्स, पेलिकल के भीतर की तरफ होमोजीनस और नॉन जेनेटिक तत्व भरा होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं और गुणसूत्रों का मुख्य भाग बनाता है। गुणसूत्रों को अपनी सीमाओं के भीतर बांधे रखने का कार्य मैट्रिक्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोमोनिमा, जो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जिसको काइनेटोकोर भी कहते हैं या सेंट्रोमियर कहते हैं, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पर 2 सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाए गए हैं। यहाँ पर सैटेलाइट दिखाया गया है। तो क्रोमोनिमा जो है आंतरिक रूप से गुणसूत्र में 2 समान सर्पिलाकार रूप से कुंडलित तंतु होते हैं, और माइटोसिस और मियोसिस में क्रोमोनिमा के कुंडलनों में भिन्नता पाई जाती है। मियोसिस के गुणसूत्रों में 2 स्पष्ट कुंडलन दिखाई देते हैं। एक मेजर कॉइल होता है जिसमें घेरों की संख्या 10 से 30 होती है, और दूसरा माइनर कॉइल होता है जिसमें घेरों की संख्या अधिक होती है। इसी प्रकार से माइटोसिस में मेजर कॉइल्स की भांति ही के कुंडलन पाए जाते हैं जिनको सोमेटिक कॉइल्स कहते हैं। ये लंबायमान ढंग से व्यवस्थित न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं के बने होते हैं और मध्यावस्था में छल्लेनुमा कुंडलित जाल के रूप में ये पूर्ण रूप से बने हुए होते हैं और भली प्रकार से दृष्टिगत होते हैं। ये गुणसूत्रों के जीन युक्त हिस्से बनाते हैं, जबकि प्रत्येक क्रोमोनिमा में नॉन जेनेटिक पदार्थ भी हो सकता है। तो क्रोमोनिमाओं का परस्पर कुंडलन भी 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार के क्रोमोनिमाओं को आसानी से अलग किया जा सकता है और ऐसे कॉइल्स को पैरानेमिक कॉइल्स कहते हैं।
जैसा कि यहाँ पे डायग्राम ए में दिखाया गया है, इसी प्रकार से प्लेक्टोनेमिक कॉइल्स दूसरे प्रकार का कुंडलन होता है जिसमें क्रोमोनिमाएं सघन रूप से कुंडलित होती हैं और इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। तो दो प्रकार के कॉइल्स है, पैरानेमिक कॉइल्स जिसमें कि क्रोमोनिमाओं को आसानी से अलग किया जा सकता है, प्लेक्टोनेमिक कॉइल्स जिनमें कि कुंडलन जटिल प्रकार का होता है और क्रोमोनिमाओं को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रोमोमियर्स। ये कण रूपी रचनाएं होती हैं जो कि क्रोमोनिमा पर विभिन्न अंतर स्थानों पर उपस्थित होती हैं। सेल्यूलरी ग्लैंड के क्रोमोसोम्स के अलावा यह माइटोटिक सेल डिवीजन में दिखाई नहीं देती है, यानी इनविजिबल रहती है। अंतर स्थानों को इंटरक्रोमोमियर्स कहते हैं। दो क्रोमोमियर्स के बीच वाला जो भाग है उसको इंटरक्रोमोमियर्स कहते हैं। और प्रत्येक कण आनुवंशिक बिंदु का केंद्र होता है और एक क्षारीय क्रोमेटिन की परत से घिरे हुए एक जीन या डीएनए अणु को व्यक्त करता है। बाल्बियनी ने 1876 में सर्वप्रथम क्रोमोमियर्स का वर्णन किया था। तो प्रत्येक क्रोमोमियर के बाहर की तरफ एक क्षारीय क्रोमेटिन की परत होती है और अंदर की तरफ डीएनए अणु होता है या कहें एक जीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर। क्रोमोमियर के विपरीत ये गुणसूत्रों के इंडिपेंडेंट हिस्से हैं जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, प्राथमिक संकीर्णन है जो केंद्रक द्रव्य को एक मजबूत पिंड में बदलने में सहायक होते हैं, जिसकी सहायता से डॉटर क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स से जुड़े हुए रहते हैं और गुणसूत्रों के डिप्लॉइडी के समय सेंट्रोमियर विहीन संतति गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट के साथ में ठीक ढंग से स्वयं व्यवस्थित होने में असफल रहते हैं और एनाफेज अवस्था में पीछे छूटने से अंत में इनको कोशिका से बाहर कर दिया जाता है। सेंट्रोमियर के दोनों ओर स्थित भागों को आर्म्स या भुजाएं कहते हैं और सेंट्रोमियर में रिपीटिटिव डीएनए पाया जाता है, इसे सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर या प्रोटीन डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है चित्र में। तो 3 जोन दिखाए गए हैं, इनर जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन। तो इसका जो इनर जोन, इसका जो मिडल जोन है इलेक्ट्रॉन डेंस जोन है और स्पिंडल फाइबर्स की जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो इस क्षेत्र से आकर के जुड़ती है। इनर डेंस लेयर यह जो है इलेक्ट्रॉन सघन क्षेत्र और नीचे की ओर स्थित क्रोमेटिन तंतुओं के बीच में स्थित होती है। और थर्ड है इसमें आउटर फाइब्रिलर मटेरियल, यह इलेक्ट्रॉन सघन कोरोना का निर्माण करता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस सामान्यतः सोमेटिक मध्यावस्था के गुणसूत्रों में सिकुड़ने केंद्रिका निर्माण की वजह से होती है, क्योंकि प्रोफेज में केंद्रिका आयतन में छोटी होती रहती है और अंत में गुणसूत्र से अलग होने पर जीव द्रव्य में अदृश्य हो जाती है। गुणसूत्र पर इसका स्थान एक असंघनित या हल्की रंगीन स्थिति से पता चलता है और टीलोफेज में केंद्रिका उसी प्रकार के क्षेत्रों में बनेगी। इसलिए यह कॉन्स्ट्रिक्शंस विशेष क्षेत्रीय है जो विशेष कार्य करने के लिए निश्चित है। न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन यही होता है, इसलिए इनको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स भी कहते हैं। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं क्योंकि केंद्रिका का निर्माण जो है टीलोफेज स्टेज में जाते हुए यहीं पर होता है और प्रोफेज अवस्था में केंद्रिकाएं वापस विलुप्त हो जाती है। सैटेलाइट्स, तो गुणसूत्र में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के आगे एक गोल, लंबा या नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सैटेलाइट कहलाता है। इसका डायामीटर गुणसूत्र के डायामीटर के समान या उससे कम होता है। सैटेलाइट शेष क्रोमोसोम से एक क्रोमेटिन तंतु के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। वे क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट पाया जाता है उनको सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो परीक्षा में आपके पूछा जाता है सेट का फुल फॉर्म साइने एसिडो थाइमो न्यूक्लिनिक। सामान्यतया प्रत्येक जीनोम के एक गुणसूत्र पर सैटेलाइट उपस्थित रहता है। जीनोम यानी हैप्लॉइड नंबर्स।
कभी कभी एक ही गुणसूत्र पर 2 या 2 से अधिक सैटेलाइट भी देखे जा सकते हैं। ह्यूमन में 13, 14, 15 और 21st, 22nd और वाई गुणसूत्र पर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर या सैटेलाइट की उपस्थिति देखी गई है। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन या इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं और सैटेलाइट इस पर पाया जाता है। सैटेलाइट युक्त गुणसूत्रों की संख्या अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट है टीलोमियर्स। ये गुणसूत्र के विशिष्ट सिरे हैं जो रचनात्मक दृष्टि से गुणसूत्र से अनुरूपता रखते हैं। टीलोमियर गुणसूत्र से क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं, यानी फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। टीलोमियर युक्त गुणसूत्र अपने अन्य भागों से स्थायी संपर्क स्थापित नहीं करते हैं। टीलोमियर्स गुणसूत्र का ध्रुव निर्धारित भी करते हैं। यदि गुणसूत्रों को एक्स किरणों के द्वारा विभक्त कर दिया जाए तो इस विभाजन के फलस्वरूप बने खंड पुनः फ्यूज हो जाते हैं, परंतु ये खंड कभी कभी टीलोमियर से संयोजित नहीं होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि टीलोमियर में पोलैरिटी पाई जाती है। मनुष्य में पहले 10वें, 13वें, 16वें और वाई गुणसूत्र में टीलोमियर्स पाए जाते हैं। ये टीलोमरेज एंजाइम या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। लास्ट है क्रोमेटिड्स। मेटाफेज प्रावस्था में गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं जो सेंट्रोमियर से संलग्न रहते हैं। एनाफेज में सेंट्रोमियर्स के विभाजन के समय दोनों क्रोमेटिड्स पर पृथक पृथक सेंट्रोमियर पाया जाता है। तो यह जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम या गुणसूत्र की संरचना जो है, यह भी परीक्षा में आपके 3.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। थैंक यू।